भाभी, आप यहाँ बैठी हैं। मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। अरे दीदी, मैं तो बस सब्जियाँ काट रही थी, बैठिए ना। मैंने सोचा खाली पीली तो बैठी हूँ, चलकर रसोई में आपकी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। अरे आप रहने दीजिए ना दीदी, 2-4 दिनों के लिए तो आते हैं, उस पर भी कोई मायके आकर काम करता है क्या? आप तो बैठिए और खूब अपनी सेवा करवाइए। मैं आपको एक बात बताऊं भाभी, भैया के बारे में। हाँ बताइए। कॉलेज के दिनों में भैया की गर्लफ्रेंड थी पूजा। भैया पूजा से बहुत प्यार करते थे और उसी से शादी करना चाहते थे। भैया ने बहुत कोशिश की कि भैया की शादी पूजा से हो जाए, लेकिन जब भैया की शादी पूजा से नहीं हुई तो मजबूरी में भैया ने आपसे शादी की। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बात मुझे विवेक ने बताई थी कि वो पूजा से बहुत प्यार करते थे। भाभी, क्या आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं दीदी, मुझे इनके पास से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि आज सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और यही सच है। और मैं तो कहती हूँ कि सभी लड़कियों को अपने पति के पास से ना कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तभी वो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रहेंगी। ये है रिया। रिया और विवेक की शादी को 2 साल हो चुके हैं। दोनों के बीच में इतना प्यार था कि देखने वाला हर शख्स कहता था कि भगवान सबको ऐसा जीवन साथी दे। विवेक सुबह उठते ही अपनी पत्नी रिया के साथ में मिलकर चाय बनाता, उसके साथ बैठकर चाय पीता। रिया भी बहुत प्यार से अपने पति का टिफिन पैक करती और रिया विवेक को मुस्कुराते हुए ऑफिस विदा करती थी। जब भी ऑफिस की छुट्टी होती तो दोनों साथ में बैठकर मूवी देखते, बाजार जाते और एक दूसरे की आंखों में पढ़ लेते कि सामने वाला क्या चाहता है। पर जहाँ प्यार होता है वहाँ नफरत भी पीछे पीछे चलती है। विवेक और रिया के बीच में वो नफरत थी विवेक की बहन नीलम। नीलम आग में घी डालने का काम करती थी। गर्मी की छुट्टियों में नीलम कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी। शुरू में तो वह विवेक और रिया का प्यार देख, उनकी खुशी देख मुस्कुराई, पर धीरे धीरे जाने उसके मन में क्या आया कि वह रिया की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नीलम यह कहकर अपने मायके आई थी कि वो कुछ दिनों के लिए आई है, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी भाभी रिया की खुशी देखी तो ना जाने क्यों नीलम के मन में रिया के प्रति नफरत भरने लगी। अपनी भाभी की छोटी छोटी खुशी देखकर नीलम चिढ़ने लगी थी। उसके मन में नफरत की आग भड़कने लगी थी। आखिरकार एक दिन नीलम ने अपनी माँ शारदा जी से कहा, माँ देखो तो भाभी को, उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वह अपने ससुराल में है। भाभी यहाँ बहू की तरह नहीं बल्कि महारानी की तरह रहती है और भैया गुलामों की तरह उनके पीछे पीछे घूमते रहता है। ऐसा लगता है कि भैया की जिंदगी में भाभी के सिवा और कोई है ही नहीं। अरे नीलम बेटा, ये क्या कह रही है तू? क्यों माँ, आपको नहीं दिखता क्या? अरे अच्छी बात है बेटा, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। और मैं सच कहूँ, सच में जीवन साथी ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर लड़की को मेरे बेटे की तरह जीवन साथी दे। अपनी माँ की बात सुनकर तो नीलम समझ जाती है कि उसकी माँ कभी उसका साथ नहीं देगी। इसलिए नीलम ने खुद के मन ही मन में फैसला कर लिया था कि वह अपने भैया भाभी को इस तरह खुश नहीं रहने देगी। क्या माँ, मैं आपको कोई बात समझा रही हूँ और आप हो कि मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा न हो कि कल को आपको पछताना पड़े। नीलम, तू कुछ ज्यादा ही सोचती है बेटा। रहने दीजिए माँ, अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, लेकिन आगे चलकर आपको पता चलेगा कि आपकी बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरे विवेक, तुम भी ना देख लो कैसे हिनी ना रही है भाभी। अरे ससुराल में कोई इतने जोर जोर से हंसता है क्या? अरे बेटा, तेरा भाई घर में नहीं है, वो फोन में बात कर रही होगी इसलिए हंस रही है। यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ माँ कि भैया को ऑफिस गए 4 घंटे नहीं हुए और भाभी ने भैया को फोन लगाकर परेशान करना भी शुरू कर दिया। अरे भैया को चैन से काम करने देगी या नहीं भाभी? ऐसी कौन सी बात अटक गई होगी जिसके लिए भाभी ने भैया को फोन लगा लिया होगा? अरे बेटा, होगी कोई बात, तू इतना दिमाग क्यों लगाती है? नीलम को अपने भाई और भाभी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने मन ही मन में सोच लिया था कि वो किसी भी तरह अपनी भाभी को अपने भाई की नजरों में गिराएगी, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाएगी। यही सोचकर वो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठे बैठे वह खुराफाती दिमाग लगाते रहती है कि वह ऐसा क्या करे कि भैया भाभी के बीच में लड़ाई हो जाए। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन करूँ तो करूँ क्या? अरे ये दोनों तो एक दूसरे में ऐसे खोए रहते हैं कि घर में कोई है या नहीं इस बात से इन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर ये दोनों अपने में ही लगे रहे तो मेरे मम्मी पापा का क्या होगा? कल को मेरे बच्चे आएंगे तो हमारा कौन होगा? हमारी सेवा कौन करेगा? कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं दोनों को इस तरह से खुश नहीं होने दे सकती। नीलम अपने कमरे में बैठे बैठे ये सब दिमाग लगा ही रही थी कि तभी अचानक कमरे में नीलम का भाई विवेक आ जाता है। नीलम, तुम कमरे में अकेली क्या कर रही हो? चलो बाहर सबके साथ बैठो हॉल में। रहने दो भाई, झूठी चिंता मत दिखाओ आप मुझे। झूठी चिंता? ये कैसी बात कर रही हो तुम? अरे और नहीं तो क्या भाई, आपकी बहन मायके आई है, लेकिन आपके पास तो अपनी बहन के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है।
भाभी के पीछे पीछे लगे रहते हो? ऐसा लगता है जैसे आप भाभी की नौकर हैं और भाभी यहाँ की महारानी। ये क्या बोल रही है नीलम तू? क्या बोल रही हूँ? अरे भाई, जो देख रही हूँ वही तो बोल रही हूँ ना। चल पागल, कुछ भी। चल चल, मैं तुझे आइसक्रीम खिला कर ले आता हूँ। रहने दो, आप भाभी के साथ जाओ। मुझे आए पूरे 6 दिन हो गए, लेकिन एक दिन भी आपने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें बाहर शॉपिंग पर ले चलता हूँ या कभी बाहर कुछ खिलाने पिलाने ले चलता हूँ। अरे शादी के पहले तो आप मुझे कहाँ कहाँ घुमाने फिराने ले जाते थे, लेकिन अब तो आपके पास फुर्सत ही नहीं है। अरे मेरी बहन, देख रही है ना मैं कितना व्यस्त हूँ। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारी भाभी के लिए थोड़ा सा समय निकाल पाता हूँ। रहने दो भाई, थोड़ा सा नहीं, पूरा समय सिर्फ और सिर्फ आप भाभी को देते हैं। इस तरह भाई बहन के बीच में बहुत नोक-झोंक होती है, लेकिन विवेक ने अपनी बहन की बातों को सीरियस नहीं लिया था, बल्कि हंसी मजाक में टाल दिया था। लेकिन नीलम समझ गई थी कि छोटी मोटी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। भैया तो मेरी बात पर हंस पड़े। समझ में आ गया मुझे, छोटी मोटी बातों से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना भी होगा। भाभी को तो मैंने भैया की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, लेकिन उन्हें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। लेकिन मैं पुरुषों का स्वभाव जानती हूँ, अगर भैया को मैं इस तरह की कोई बात बताऊंगी तो भैया बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे भैया के दिमाग में भाभी के लिए शक पैदा हो सके, क्योंकि सारी लड़ाई झगड़े में तो जल्दी से जल्दी सुलह हो जाते हैं। लेकिन एक बार मैंने भैया के मन में शक का बीज बो दिया तो जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। नीलम जितना सोचती गई उसके दिमाग में उतना ही खुरापात आता गया, और एक दिन नीलम ने अपनी भाभी के मोबाइल से उसके स्कूल फ्रेंड्स के ग्रुप से स्क्रीनशॉट चुराकर अपने भाई को दिखाते हुए कहा, भैया मुझे मालूम है कि मैं ऐसे अपने मुंह से कुछ बताऊंगी तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन लोग खुद देख लो। अरे भाभी आज भी लड़कों के साथ चटर-पटर करते रहती है। जैसे विवेक ने मैसेज पढ़े वह रिया के ऊपर भड़क गया। उसे लगा कि रिया उसे धोखा दे रही है। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर रिया से इस मैसेज के बारे में बात करने लगा। जैसे विवेक ने रिया से सवाल करने शुरू किए, रिया तो विवेक के सवालों से हैरान हो गई थी। रिया ने विवेक को समझाने की कोशिश की, उसके मन से ये शक निकालने की कोशिश की, लेकिन विवेक तो जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। विवेक, तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं नहीं जानती ये चैटिंग के बारे में। मैंने इस तरह की कोई चैटिंग नहीं की है। झूठ बोलना बंद करो रिया। ये सब हरकतें देखकर मैं कैसे तुम पर विश्वास कर लूं? ये तो तुम्हारे स्कूल फ्रेंड का ही ग्रुप है ना, और ये तो तुम्हारे नंबर से ही चैटिंग हुई है। ये लड़कों से तुम किस तरह की बात कर रही हो? मेरा यकीन करो विवेक, मैंने कभी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ इस तरह की गंदी बातें नहीं की है। मैं तो हमेशा उन लोगों से नॉर्मल बात ही करती हूँ। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या इन 2 सालों में मैंने आपका विश्वास नहीं जीता है? रिया, ये सब हरकत देखने के बाद तो कोई भी पति अपनी पत्नी से सवाल करेगा ही। इसमें मैं अलग क्या कर रहा हूँ? रिया और विवेक के बीच में झगड़े बढ़ते गए और दोनों अपने कमरे में जोर जोर से एक दूसरे से लड़ने लगे। दोनों के लड़ते झगड़ने की आवाज सुनकर नीलम के चेहरे पर खुशी दौड़ रही थी। अब तो नीलम का यही काम हो गया था। हर 2-4 दिनों में वह अपने भाई को अपनी भाभी और उसके स्कूल के दोस्तों के चैटिंग वाले मैसेज के स्क्रीनशॉट दिखाती थी, जिसका असर ये हुआ कि विवेक और रिया के बीच में बातचीत धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि विवेक के मन में रिया के लिए शक पैदा हो गया था। पहले जो रातें प्यार भरी होती थी अब वह खामोशी से कटने लगी, और यह देखकर तो विवेक की बहन को मजा आने लगा। आग में घी डालते हुए एक दिन उसने अपने भाई विवेक से कहा, भैया एक बात कहूँ मैं आपसे? हाँ कहो नीलम। भैया मुझे लगता है कि भाभी किसी और से भी बात करती है, क्योंकि आपके ऑफिस चले जाने के बाद तो ज्यादातर भाभी फोन पर ही लटकी रहती है। देखो भैया, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपकी गृहस्थी सुखमय हो, इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ, पत्नी को इतनी खुली छूट देना सही नहीं होता। अपनी बहन की बात सुनकर तो विवेक का शक और बढ़ता गया, और विवेक ने एक दिन अपनी पत्नी का मोबाइल चेक करना चाहा, लेकिन विवेक ने जब रिया का मोबाइल चेक किया तो रिया के मोबाइल में विवेक को कुछ नहीं मिला। रिया के फोन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा नीलम बता रही है। हो सकता है रिया ने सारे सबूत मिटा दिए होंगे फोन से, या ये भी हो सकता है कि नीलम को अपनी भाभी के प्रति कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं अभी जाकर नीलम को यह बात बताता हूँ। नीलम, लगता है तुम्हें तुम्हारी भाभी को लेकर कोई गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि नीलम के मोबाइल को मैंने चेक किया, उसके मोबाइल में तो मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे मुझे उस पर शक हो सके। अरे मेरे प्यारे भैया, आप तो बहुत ही भोले हैं। बताइए, कोई अपने मोबाइल पर ऐसे कोई सबूत छोड़ता है क्या? भाभी चाहे किसी से कॉल में बात करे या फिर चैटिंग में, आपके ऑफिस से आने के पहले वह सारे सबूत डिलीट कर देती होंगी। नीलम, मुझे यकीन नहीं होता कि प्रिया ऐसा कुछ कर सकती है। देखिए भैया, आप सीधे हैं ना, इसलिए आपको सारी दुनिया सीधी लगती है, लेकिन हम जैसा सोचते हैं अक्सर वैसा होता नहीं है। नीलम ने अपने भाई के खूब कान भरे
और नीलम को कहीं ना कहीं इस बात का डर भी हो गया था कि उसका भाई उसकी बातों को पूरी तरह से सही नहीं मान रहा है। इसीलिए नीलम ने मौका पाते ही अपने भाभी का मोबाइल लिया और एक नकली आईडी बनाकर किसी रंजीत नाम के लड़के के साथ चैटिंग की, जिसका स्क्रीनशॉट बनाकर वह फिर से अपने भाई को दिखाते हुए बोली, देखिए भैया देखिए, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि भाभी किसी रंजीत नाम के लड़के के साथ चैटिंग करती है और आपके ऑफिस से आने के पहले सारी चैटिंग डिलीट कर देती है। और चैटिंग भी तो पढ़िए, भाभी ने उस रंजीत नाम के लड़के के साथ कितनी प्यार भरी मीठी बातें की हैं। मैसेज देखते ही विवेक का खून खौल उठा और वह तुरंत अपनी पत्नी के पास जाकर उसे मैसेज दिखाते हुए गुस्से में चिल्ला पड़ा, ये सब क्या है? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रिया। तुम मेरे पीठ पीछे ये नया नया गुल खिला रही हो। नहीं नहीं विवेक, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुनते हो? मैं कभी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। ये जो भी सबूत आप मुझे दिखा रहे हैं ना, इसके बारे में सच में मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने किसी के साथ कोई बात नहीं की है। प्लीज मेरा भरोसा करो विवेक। बेचारी प्रिया रोते रही, गिड़गिड़ाते रही, लेकिन विवेक उसकी बात पर भरोसा आखिर करे तो क्यों करे, क्योंकि उसके सामने तो झूठे सबूत है। इसीलिए विवेक अपनी प्रिय पत्नी प्रिया के आंसू पर विश्वास नहीं कर रहा था। बहुत हो गया प्रिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। देखो मैं तुम्हें 4 महीने की मोहलत देता हूँ। 4 महीने के बाद तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाना। वो भी 4 महीने इसीलिए क्योंकि मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है। माँ को तुम्हारी इन काली करतूतों के बारे में पता चलेगा, वो तो जीते जी मर जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को तुम्हारी वजह से कुछ हो। विवेक विवेक प्लीज मेरी बात सुनो विवेक, मुझ पर भरोसा करो। भरोसा करने जैसा तुमने कुछ छोड़ा ही कहाँ है प्रिया। मेरे भरोसा करो, मैं सच कह रही हूँ विवेक। अब तो विवेक ने रिया से बात करना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे दोनों में इतनी दूरी बन गई कि दोनों एक ही छत के नीचे रहते, लेकिन जैसे 2 अजनबियों की तरह रहते। और ये सब देखकर तो नीलम बहुत खुश होती। उसके चेहरे पर अब तृप्ति की मुस्कान थी। बहुत उड़ रही थी ना, देखा मेरा कमाल। अब तो रोएगी, ऐसे ही रोएगी और मैं तमाशा देखूंगी। बहुत हंस के बात करती थी ना मेरे भैया से। अरे इसकी वजह से मेरा भाई मुझे समय नहीं देता था, अपनी प्यारी बहना को समय नहीं देता था। जब ये नहीं आई थी तो मेरा भाई प्यारी बहना कहते थकता नहीं था, लेकिन इसने मुझसे मेरा प्यारा भाई छीन लिया। फिर मैं कैसे इसे खुश रहने दे सकती थी। नीलम बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? नीलम बेटा, ना जाने तेरी भाभी भैया को आजकल क्या हो गया है। पहले तो दोनों कितना प्यार से रहते थे, लेकिन अब तो दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। और बेचारी प्रिया तो जैसे कमरे से बाहर ही नहीं आती। पहले तो वो कितनी चहकती थी, ना जाने दोनों को किसकी नजर लग गई है, किस बात से लड़ते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। अरे माँ, आप भी बड़ा गजब ही करती हैं। पति पत्नी के बीच की बात है, अब मुझे आपको कैसे मालूम होगा? होगी कोई बात, इसलिए लड़ते झगड़ते होंगे। बेटा, पति पत्नी में लड़ाई होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रही हूँ दोनों इस तरह से पिछले 2 सालों में कभी नहीं लड़े। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। विवेक का व्यवहार दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहा था। अब तो प्रिया का उस घर में रहना भी मुश्किल होता जा रहा था। प्रिया यही सोच रही थी कि एकाएक विवेक के व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। एकाएक विवेक के व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है? ना जाने क्यों मेरे मन में ये बात बार बार आ जाती है कि जब से नीलम दीदी इस घर में आई है, तब से मेरी जिंदगी में तूफान आया है। अरे हाँ, शायद मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। और मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ कि नीलम दीदी जब यहाँ आई थी तो शुरुआत के 2-4 दिनों के बाद ही उन्होंने मुझे विवेक के अफेयर के बारे में बताया था, लेकिन मैंने उस बात को सीरियस नहीं लिया था। क्या पता विवेक को भी नीलम दीदी ने ही बढ़ाया चढ़ाया होगा। मुझे तो नीलम दीदी के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। अरे कोई बहन अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे बता सकती है अपनी भाभी को? मुझे लगता है नीलम दीदी विवेक और मेरे बीच में झगड़ा करवाना चाहती थी, इसीलिए तो उन्होंने मुझे वो सारी बात बताई। वो तो अच्छा हुआ था कि विवेक ने मुझे पहले ही बता दिया था, वरना ना जाने मैं क्या क्या सोचती। मुझे नीलम दीदी के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। अब रिया को अपनी ननद के ऊपर शक हो चुका था, इसलिए उसने अपनी ननद नीलम के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी थी। इसी तरह धीरे धीरे हफ्ते भर का समय बीत जाता है। एक दिन दोपहर के समय नीलम अपने कमरे में आराम से अपने बेड में लेटकर अपनी आंखें बंद करके अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही थी। नीलम को लगा कि उसके कमरे में उसके सिवा और कोई नहीं है, इसीलिए वो बेफिक्र होकर अपने फ्रेंड से बात किए जा रही थी। अरे तुझे पता नहीं, मैंने इस बार इतना बढ़िया प्लान बनाया है ना कि इस बार ये दोनों आपस में कभी नहीं जुड़ सकते। मैंने दोनों के बीच में
नफरत का बीज फैलाया है। अब पहले वाला प्यार तो खत्म ही है। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये बात अपनी माँ को भी नहीं बताई है, क्योंकि वह भी कहीं न कहीं बहू और बेटे की ही गुलाम बनी बैठी है। अपनी ननद की बात सुनकर तो जैसे प्रिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। प्रिया ने भी जल्दी से अपनी ननद की सारी बातें रिकॉर्ड करना शुरू किया। इधर नीलम भी बेफिक्र होकर अपनी फ्रेंड से बात किए जा रही थी। अरे यार, मेरी माँ तो मेरी भाभी से कुछ कहती ही नहीं, लेकिन मैंने भी प्रिया भाभी को समझा दिया कि सास ना सही ननद तो है, और ननद तुम्हें ऐसे उड़ने नहीं देगी अपने भाई के साथ। नीलम अपनी बात में इस तरह से खोई थी कि आसपास में किसी के होने की आहट तक नहीं थी उसे। और इधर प्रिया ने नीलम की सारी बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। प्रिया सारी बात रिकॉर्ड करके सीधे अपने कमरे में जाती है और वो रिकॉर्डिंग अपने पति विवेक को सुनाती है। विवेक सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अपनी पत्नी प्रिया के चेहरे को ध्यान से देखता है। बेचारी प्रिया का चेहरा कितना मुरझा गया था। प्रिया की आंखों में आंसू देखकर विवेक की भी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। आई एम सॉरी प्रिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। तुमने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है प्रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। विवेक, प्यार पर कभी किसी का बस नहीं चलता, पर अगर भरोसा टूट जाए ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। वो तो गनीमत है विवेक कि तुमने वक्त रहते सब देख और समझ लिया कि यह सब किसका किया कराया है। प्रिया, ये तो पता चल गया कि ये सब नीलम का किया धरा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। मैं नीलम को माफ नहीं करूंगा। उसने मेरी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद करने की कोशिश की। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा वह हम दोनों के बीच कभी फूट डालने की कोशिश भी ना कर सकेगी। विवेक ने अपने 2-4 रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, यहाँ तक अपनी बहन के ससुराल से बहन की सास व पति को भी बुलवाया और सबके सामने नीलम की पोल खोली। नीलम, ये क्या किया तूने? तभी मैं कहूँ कि तेरे आने के बाद से तेरे भैया भाभी के बीच में इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? नीलम, तुम इतनी घटिया सोच की होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भैया, ये सब क्या तमाशा किया तुमने? अरे जो भी बात थी अकेले में भी तो बोल सकते थे ना। सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी? सबको रिकॉर्डिंग सुनाने की क्या जरूरत थी? सबके सामने तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। वाह मेरी बहन, आज तुझे समझ में आ रहा है कि बेइज्जती क्या होती है। तुम्हें एहसास दिलाना बहुत जरूरी था कि असली बेइज्जती आखिर होती क्या है। अरे तुम इतने नीचे कैसे गिर सकती हो? इतनी घटिया सोच छी कि अपनी भाभी को बच्चन साबित करने पर लगी थी तुम। अगर आज तुम्हारी भाभी ने ये सब रिकॉर्ड नहीं किया होता तो मेरी तो हंसती खेलती गृहस्थी ही उजड़ जाती, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने एक औरत को बदनाम करने की कोशिश की, यह जानने के बावजूद भी कि औरत की इज्जत ही सब कुछ होती है। अगर एक बार वह बच्चन साबित हो गई होती तो बेचारी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मायके आने जाने से रोकूंगा तो नहीं, लेकिन जब भी तुम मायके आओगी, जितने दिन तुम मायके में रहोगी, उतने दिन के लिए मैं प्रिया को उसके मायके भेज दूंगा। और ये सब भी सिर्फ मम्मी पापा के जीते जी। उनके बाद तो हम तुमसे कोई नाता रिश्ता नहीं रखेंगे। अब नीलम के पास कोई जवाब नहीं था। नीलम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह क्या अनर्थ करने जा रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि विवेक ने अपना फैसला सुना दिया था। नीलम ने जो गलती की उसके लिए तो शायद यह सजा भी बहुत छोटी है जो उसके भाई ने उसे दी, क्योंकि आज नीलम की गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो सकता था, किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। कभी किसी की गृहस्थी उजाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम ऐसा ही कुछ होता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।